नमस्कार आप सभी को। भूगोल विषय की चित्रात्मक प्रस्तुति के अंतर्गत भारत के भूगोल को समग्रता से हमने देखा था और भारत के भूगोल के बाद अब हम विश्व के भूगोल की तरफ बढ़ रहे हैं और सबसे पहले भौतिक भूगोल की चर्चा करेंगे। इसके बाद विश्व के जो प्रमुख महादेश हैं जहां से संदर्भित प्रश्न आपकी प्रारंभिक परीक्षा में देखने को मिलते हैं उनसे संदर्भित चर्चा की जाएगी। तो आज के इस क्रम में सबसे पहले विश्व भूगोल के अंतर्गत सबसे पहले हम देखने वाले हैं ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई उसको देखेंगे, विभिन्न ग्रहों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे और इस प्रकार से हमारी ये चर्चा प्रारंभ होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं ग्रहों की उत्पत्ति से। ग्रहों की जब उत्पत्ति की बात आती है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे आधार दिए जाते हैं, बहुत सारे तथ्य दिए जाते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है वैज्ञानिक संकल्पनाओं की यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है अद्वैतवादी संकल्पना और दूसरा आपको देखने को मिलता है द्वैतवादी संकल्पना। अब द्वैतवादी संकल्पना क्या है, अद्वैतवादी समझने का प्रयास करते हैं। अद्वैतवादी संकल्पना में आपको देखने को मिलता है कांट की वायव्य राशि परिकल्पना देखने को मिलती है, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना आपको देखने को मिलती है। जब द्वैतवादी कल्पना की बात करते हैं तो सर हेरोल्ड जेफरी की बात आती है और एच.एन. रसेल की बात आती है। हालांकि यहाँ से समझते हैं लेकिन जानकारी हमें होनी चाहिए। अब एक एक करके हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, अब चीज़ों को समझने का जानने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है कुछ ये हैं जो परीक्षा आइए मृत्यु से तो याद रखिएगा वह सीमा आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उसको बोला जाता है चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, इस सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया तो ब्लैक होल की जो सिद्धांत है इसको प्रतिपादित किया एस चंद्रशेखर ने और इन्हीं के नाम गई है। इसी में हमारा सौरमंडल स्थित है, उसका नाम क्या है, मंदाकिनी या आकाश गंगा या दुग्ध मेखला इसका नाम है। सिद्धांत क्या है, सिद्धांत है उसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत इसको। ठीक है, आगे है जिस तारामंडल से ध्रुव तारे का संकेत प्राप्त होता है वह तारामंडल कौन सा है, याद रखिएगा वह तारामंडल है सप्त ऋषि तारामंडल, जिस तारामंडल से ध्रुव तारे का हमें संकेत प्राप्त होता है। इसके क्या कहलाता है तो गैस समूह का जो समूह हैं ब्रह्मांड। ठीक है, इसके बाद अपने उच्च तारों के संपूर्ण अवशेष को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता किसमें होती है, ब्लैक होल में ये क्षमता आपको देखने को मिलती है। फिर बात आती है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत की। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत की यदि हम बात करें तो आधुनिक सिद्धांत है आपका महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको आप बोल थ्योरी की व्याख्या। प्रतिपादक कौन है तो इसके प्रतिपादक हैं जॉर्ज लेमेंतेयर। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है कि बिग बैंग थ्योरी किसने दिया तो बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक हैं जॉर्ज लेमेंतेयर और बिग बैंग सिद्धांत की व्याख्या किसने की, रॉबर्ट बेगनर की व्याख्या की गई है, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इससे जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है हमारी आकाशगंगा में सबसे चमकीले तारों का जो समूह है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला क्या है, आकाशगंगा में सबसे चमकीले तारों का एक समूह है। फिर बात आता है कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या होता है तो याद रखिएगा सूर्य के बाद पृथ्वी का जो सबसे निकटतम तारा है, सूर्य के बाद पृथ्वी का जो सबसे निकटतम तारा है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब बात आती है सौरमंडल की। ये सौरमंडल आप देख रहे होंगे, ठीक है, सौरमंडल आप देख रहे होंगे और इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से। पहले इनका क्रम पता होना चाहिए, सूर्य से बढ़ते और दूरी के क्रम में, जैसे सूर्य के बाद यदि हम देखें सबसे नजदीक बुध,
फिर बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण और उसके बाद वरुण। इसमें आपको एक जानकारी और होनी चाहिए, जैसे कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह पट्टी कहाँ पर देखने को मिलती है, तो याद रखना है ये जो क्षुद्र ग्रह पट्टी बीच में देखने को मिलती है, मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको क्षुद्र ग्रह पट्टी देखने को मिलती है। ये क्रम आपको पता होना, और यहीं पे आपको देखने को मिलता है कूपर बेल्ट। ठीक है, ये आपका कूपर बेल्ट देखने को मिलता है का क्षुद्र ग्रह पेटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब बढ़ते हैं तो आपको आकार के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आकार के अनुसार। अभी तक क्या था? दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार। अब आकार के अनुसार दिया है। तो आकार के अनुसार यदि हम बात करें के बाद वो है शनि, शनि के बाद तीसरे स्थान पे है वो है अरुण, और उसके बाद है वरुण। ठीक है, पृथ्वी का स्थान यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है पृथ्वी का, ठीक है, 5वां स्थान है आकार की दृष्टि में। सबसे छोटा यदि हम बात करें आकार के अनुसार तो सबसे छोटा है बुध। तो दो याद रखना है, सब और सबसे छोटे की बात करें तो पृथ्वी, और वही क्रम जब आप देखते हैं तो 5वां सबसे बड़ा जो है वो ग्रह है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है सौर मंडल के ग्रहों के बारे में कुछ जानकारी दी हुई है। जैसे सौर मंडल के जो ग्रह हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होता है गैसीय ग्रह में यदि हम बात करें तो गैसीय ग्रह में आपको बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण देखने करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल देखने को मिलते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल पार्थिव ग्रह हैं, और बाकी के बाकी जो बृहस्पति हैं, शनि हैं, अरुण और वरुण हैं, ये जो सूर्य के नजदीक है, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, तो जो पृथ्वी के नजदीक है, सॉरी सूर्य के जो नजदीक हैं, उनमें आपको पार्थिव ग्रह हैं, सूर्य से उनकी दूरी बढ़ती जा रही है, आपको देखते हैं। अब यहाँ पे सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले आप जानते हैं सबसे दूर का जो ग्रह है, सबसे दूर का जो ग्रह है वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो क्या दिया है, यहाँ पे दिया है क्रम आरोही क्रम। ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार। तो सबसे नजदीक कौन सा है? सबसे नजदीक है बुध, ठीक, और 57.9 किलोमीटर। उसके बाद शुक्र, अभी ये तो आपने देखा ही था। ठीक है, बुध, शुक्र, मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद, तो ये दूरी के अनुसार है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार। और जो पहला चित्र आपने देखा था उसमें चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सूर्य की। अब सूर्य से संबंधित यहाँ पे तथ्य दिए हुए हैं। जैसे सूर्य की जब बात करते हैं तो कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो आपको पता होना चाहिए। सूर्य की यदि हम बात करें, सूर्य पृथ्वी से आकार में 109.2 गुना बड़ा है, ये आपको पता होना चाहिए। तापमान की बात करें तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, और नासा के अनुसार सूर्य के सतह का जो तापमान है वो 5500, ठीक है, 5500 डिग्री। ये कहाँ का तापमान है? ये सूर्य के सतह का तापमान है। नाभिकीय संलयन, यदि आप सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो आपको याद रखना है सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है, याद रखना है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के माध्यम से सूर्य में ऊर्जा एकत्रित होती है। ठीक है, इसके बाद अवस्थिति यदि हम बात करें तो सौर मंडल के केंद्र में जो है ये सूर्य स्थित है। और आपने सुना होगा कोरोना, ठीक है, ये क्या है? केवल सूर्य ग्रहण के समय
बिना किसी यंत्र के सामान्य आंख से दिखाई देने वाला सूर्य का जो बाहरी भाग होता है उसको बोलते हैं कोरोना। ये कोरोना वायरस की बात नहीं हो रही है, ठीक है, ये भूगोल का शब्द है कोरोना। और कोरोना का संबंध है केवल सूर्य ग्रहण के समय बिना किसी यंत्र के सामान्य आंख से दिखाई देने वाला सूर्य का जो बाहरी भाग होता है उसको बोलते हैं कोरोना, ठीक है। इसके बाद बात आती है सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण की बात जब आप करते हो तो आपको देखने को मिलता है सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा, याद रखिएगा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाए, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाए, तो ऐसी स्थिति में को बोलते हैं सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या है? सूर्य ग्रहण की स्थिति है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए। यहाँ पे क्या आ रहा है? चंद्रमा जो है ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ रहा है और इससे सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है, और ऐसी स्थिति को भूगोल में सूर्य ग्रहण कहा जाता है, ठीक है। ये तो हो गया सूर्य की बात। सूर्य की बात जब करते हैं तो उसके बाद बात आती है बुध की। बुध की जब बात करते हैं तो बुध से संबंधित क्या फैक्ट आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो आपको देखना है। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, बुध द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने की जो अवधि है वो लगभग 88 पृथ्वी दिवस है। मतलब 88 पृथ्वी दिवस में बुध जो है वो सूर्य का एक चक्कर लगाता है, ये आपको पता होना चाहिए। 88 दिवसों में जो है बुध सूर्य का एक चक्कर लगाता है। यदि इसके आगे बात करें तो बुध ग्रह और सूर्य के मध्य की दूरी है वो 57.9 मिलियन किलोमीटर है, और बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बुध ग्रह का व्यास यदि हम बात करें तो इसका व्यास लगभग 4879 किलोमीटर है, और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इसका जो एल्बिडो है, बुध का जो एल्बिडो है वो लगभग 0.1 है, ठीक है। अब फिर बात आती है बुध से जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में। बुध से जुड़े हुए अन्य तथ्यों में जैसे 88 दिन वो याद रखना है। इसके बाद अन्य तथ्यों में क्या याद रखना है? सबसे पहली बात, सौर मंडल का सबसे छोटा जो ग्रह है वो है आपका बुध। दैनिक तापांतर यदि हम बात करें तो सबसे अधिक सभी ग्रहों में लगभग औसतन 610 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है दैनिक तापांतर जो है वो सबसे अधिक होता है बुध ग्रह का, क्योंकि ये सबसे नज़दीक है सूर्य के। और इसका जो माध्य तापमान है वो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन याद रखिएगा 167 डिग्री की बात हो रही है। प्राकृतिक उपग्रह इसके कोई नहीं है, प्राकृतिक उपग्रहों का इसके अभाव है, ठीक है। और याद रखिएगा क्या, बुध ग्रह के सर्वाधिक निकट से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह था जिसका नाम था मैरिनर 10, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए अन्य तथ्यों के बारे में देख लेते हैं। अब अन्य तथ्यों में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है एक बसंत विषुव से दूसरे बसंत विषुव के बीच के समय के बराबर क्या होता है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल बर्स। ट्रॉपिकल बर्स क्या होता है? एक बसंत विषुव से दूसरे बसंत विषुव के बीच का जो समय होता है उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल। के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? यह है पृथ्वी। 5 नवंबर 2013 को इसरो द्वारा सफल प्रक्षेपण किसका किया गया था? मंगलयान मिशन का किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आपको याद होना चाहिए सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक घनत्व वाला जो ग्रह है वो कौन सा है? सर्वाधिक घनत्व वाला जो ग्रह है वो है पृथ्वी। तो याद रखना है सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक घनत्व वाला जो ग्रह है वो आपका है पृथ्वी। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ये है आपका वरुण, ठीक है। आगे, वह वार्षिक आयोजन जिसे प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के समर्थन देने के लिए मनाया जाता है वो है पृथ्वी दिवस। याद रखिएगा पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल की तिथि को हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलता है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह की यदि हम बात करते हैं इसके विशेष तथ्यों की, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए शुक्र ग्रह के बारे में कि पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से शुक्र को जाना जाता है, ठीक है। सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है शुक्र। भोर का तारा एवं सायं का तारा भी इसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसके कई सारे उपनाम हैं, भोर का तारा या सायं का तारा, ठीक है। साथ ही साथ पृथ्वी की जुड़वा बहन ये शुक्र को कहा जाता है, और सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह यह है,
ठीक है। सूर्य से दूरी की बात करें तो 108.2 मिलियन किलोमीटर है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है। सूर्य से निकटतम दूसरा ग्रह है, आप जानते हैं जब सूर्य की बात करते हैं तो सबसे पहले बुध आता है, बुध के बाद शुक्र आता है, ठीक है, तो इस प्रकार से इनका क्रम आता है। इसका भी अपना कोई उपग्रह नहीं है। वर्तमान में सौरमंडल का सबसे गर्म जो ग्रह है वो यही ग्रह आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है पृथ्वी की, ठीक है। बुध हो गया, शुक्र हो गया, अब आएगी पृथ्वी की बात। पृथ्वी के बारे में बात करें तो सूर्य से दूरी के आधार पर यदि हम बात करें क्रम में तो तीसरा ग्रह है। आकार पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है आकार की दृष्टि से, हमने प्रारंभ में भी बताया। अवस्थिति की बात करें तो शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य जो है ये अवस्थित है। ग्रीष्म अयनांत यदि हम बात करें तो 21 या 22 जून को जो है जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो यहाँ पे आप कह सकते हो ग्रीष्म ऋतु की जो अंतिम आप कह सकते हो अवस्था है, जो अधिकतम तापमान है वो आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है वही तिथि होती है जब सबसे ज़्यादा गर्मी आप कह सकते हो, वही समय होता है जब भारत में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि उसके बाद फिर इस तिथि के बाद सूर्य फिर दक्षिणायन होने लगता है 22 जून के बाद, और फिर धीरे धीरे भारत से जो ग्रीष्म ऋतु है उसका समापन होने लगता है। लेकिन हाँ, इसमें 3 महीने का समय लगता है, क्योंकि एक महीने में जो सूर्य की गति है वो लगभग 8 डिग्री अक्षांशों की जो गति है वो सूर्य एक महीने में करता है। तो क्योंकि ये है 23.5 डिग्री पर, मतलब इसको भारत से बाहर निकलने में, मतलब भारतीय भूभाग से सूर्य को बाहर निकलने में 3 महीने का समय लगता है, और 21 जून के बाद ये जो है सूर्य का दक्षिणायन प्रारंभ हो जाता है। और जैसे ही सूर्य फिर भारत को पार कर विषुवत रेखा पर पहुंचता है और विषुवत रेखा के बाद दक्षिणायन होने लगता है, उसी के साथ भारत में शरद ऋतु का जो है आगमन हो जाता है। अक्षीय झुकाव की बात करें पृथ्वी की तो 23.5 डिग्री अक्षांश है। अन्य नाम इसका है ग्रीन प्लेनेट, याद रखिएगा। सूर्य मकर रेखा पर कब चमकता है? सूर्य मकर रेखा पर चमकता है 22 या 23 दिसंबर को, इसको भी आपको याद रखना है। तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी है जब आप मानसून पढ़ोगे, या मानसून के बारे में आप लिखोगे तो ये दोनों तिथियां आपको पता होना चाहिए, 21 जून 22 जून, 22 दिसंबर या 23 दिसंबर, क्योंकि जब आप ITCZ की बात करोगे, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की बात करोगे, तो ये तिथियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब भी आप मानसून की चर्चा करोगे, मानसून का जिक्र करोगे, तो ITCZ महत्वपूर्ण है, और ITCZ के साथ साथ सूर्य का मूवमेंट महत्वपूर्ण है, तभी आप मानसून की चर्चा कर सकते हो। अथवा आप किताबों में रट के लिख दो, वो अलग चीज़ है, लेकिन वास्तविकता में मानसून बहुत ही आसान है यदि आप ITCZ को समझते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन को समझते हैं, सूर्य के मूवमेंट को समझते हैं, सूर्य कब कर्क रेखा पर चमकता है, कब मकर रेखा पर चमकता है वो समझते हैं, तो आसानी से चीज़ों को आप कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है अगला मंगल ग्रह से संबंधित तथ्यों के बारे में, ठीक है। अब मंगल ग्रह के बारे में क्या पता होना चाहिए? मंगल ग्रह के बारे में कई सारे तथ्य हैं, जैसे भारत का पहला मंगल अभियान जिसको बोलते थे मार्स ऑर्बिटर अभियान, जिसको बोलते थे मोम, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम में ये चौथा है। इसका तापमान -65 डिग्री आपको देखने को मिलता है। इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है, सतह का रंग लाल होने के कारण इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, यहाँ पे एक ज्वालामुखी पर्वत भी है जिसको बोलते हैं निक्स ओलंपिया, तो ये आपको याद रखना है। निक्स ओलंपिया जो है ये मंगल ग्रह पर एक ज्वालामुखी पर्वत है। इसके 2 उपग्रह हैं। 2 उपग्रह कौन कौन से हैं? पहले का नाम है फोबोस, दूसरे का नाम है डीमोस। तो इसके 2 उपग्रह आपको देखने को मिलते हैं, फोबोस और डीमोस। और इसमें यदि बात करें डीमोस, तो सौरमंडल का सबसे छोटा जो उपग्रह है वो है डीमोस। तो याद रखिएगा, सौरमंडल का सबसे छोटा जो उपग्रह है वो है डीमोस। और ये किसका आप कह सकते हो किसका उपग्रह है? ये मंगल का उपग्रह है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मंगल की बात हो गई। मंगल के बाद बात आती है बृहस्पति की। बृहस्पति से संबंधित कई सारे तथ्य होते हैं जो हमें पता होना चाहिए। अब बृहस्पति के बारे में जब बात करते हैं तो सबसे पहले सौरमंडल का सर्वाधिक तीव्र गति से अपने अक्ष पर घूर्णन करने वाला ग्रह, याद रखिएगा, सौरमंडल का सर्वाधिक तीव्र गति से अपने अक्ष पर घूर्णन करने वाला जो ग्रह है
वो आपका है बृहस्पति। ठीक है, अब तक खोजे गए कुल उपग्रह कितने हैं इसके? अब तक कुल इसके 79 उपग्रह खोजे जा चुके हैं। इसका अन्य नाम क्या है? लघु सौर तंत्र इसका अन्य नाम है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसको 11.86 पृथ्वी पर जो वर्ष होते हैं वो लगते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। विशेषता क्या है कि यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुणों को प्रदर्शित करता है। मतलब बृहस्पति जो है वो तारा और ग्रह दोनों के गुणों को प्रदर्शित करता है। वलयों की संख्या यदि हम बात करें तो वर्ष 1979 में वाइजर 1 स्पेस प्रोब द्वारा ये वलयों की खोज की गई थी। ठीक है, वायुमंडलीय गैसों की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया देखने को मिलती हैं। विशेषता क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपको देखने को मिलता है बृहस्पति। ठीक है, तो प्रत्येक ग्रह के बारे में कुछ फैक्ट आपको पता होना चाहिए। बृहस्पति के बाद फिर बात आती है शनि की। शनि में यदि हम बात करें तो शनि में सबसे पहले आपको देखने को मिलता है सौर मंडल में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। आकार में सौरमंडल में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है शनि। इसके कुल उपग्रह आपको देखने को मिलते हैं 82। सबसे बड़ा जो इसका उपग्रह है उसको बोलते हैं टाइटन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सबसे बड़ा उपग्रह शनि का है टाइटन और सौरमंडल में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसके कुल 82 उपग्रह आपको देखने को मिलते हैं। इसके अन्य नाम क्या हैं? गैसों का गोला तथा गैलेक्सी समान ग्रह इसको बोला जाता है। और यह भी याद रखना है कि 29.4 पृथ्वी वर्ष इसको लगते हैं सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में। इसकी विशेषता क्या है? इसके मध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित वलयों की उपस्थिति देखने को मिलती है। वायुमंडलीय गैसों की बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया यहाँ पे आपको इसके वायुमंडल में देखने को मिलती है। ठीक है, फिर बात आती है चंद्रमा की। चंद्रमा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, हालांकि काफ़ी कुछ जानते होंगे। चंद्रमा के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक उपग्रह वो आकाशीय पिंड हैं जो अपने अपने ग्रह के साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। तो प्राकृतिक उपग्रह क्या होते हैं? वो आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है वो है चंद्रमा। ठीक है, चंद्र ग्रहण सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी का आना होता है जिससे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके अन्य नाम क्या है चंद्रमा के? जीवाश्म ग्रह। वायुमंडल का यहाँ पर अभाव है। चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा अधिक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए चंद्रमा पर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं तो चंद्रमा पर टाइटेनियम जो है इसकी अधिकता देखने को मिलती है। पूर्ण चंद्र ग्रहण पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर पूर्ण छाया करने से होता है। परिक्रमण इस पथ की यदि बात करें तो दीर्घ वृत्ताकार इसका परिक्रमण पथ है। सुपरमून की स्थिति कब होती है? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तब सुपरमून की स्थिति होती है और सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। अब क्योंकि चंद्रमा से जुड़ता है ज्वार, तो ज्वार को हम समझ लेते हैं। ये आपको चित्र में देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, इस चित्र में आप देख रहे होंगे क्या बोला गया है? दीर्घ ज्वार की बात हो रही है। तो सबसे पहले सामान्य ज्वार से लगभग 20% ऊंचा होता है ये जो दीर्घ ज्वार होता है और सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। ठीक है, दीर्घ ज्वार कब आता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तब दीर्घ ज्वार आपको देखने को मिलता है। और याद रखिएगा ये इसमें दो चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। ये आपका पृथ्वी देखने को मिल रहा है, ये आपको चंद्रमा देखने को मिल रहा है और उस तरफ आपको सूर्य देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे पूर्णिमा के दिन क्या होता है? सूर्य की तुलना में चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव दोगुना हो जाता है और ऐसे में जो है वो ज्वार, जो दीर्घ ज्वार आता है वो बहुत ही, आप कह सकते हो उसकी जो ऊंचाई होती है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पृथ्वी हो गया, अब चंद्रमा जो है एक सीध में नहीं है तो इसमें क्या बोलते हैं? इसमें दीर्घ ज्वार आपको नहीं देखने को मिलता है क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में नहीं है। यहाँ पे सूर्य देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पृथ्वी, जबकि चंद्रमा जो है वो सीध में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो है दीर्घ ज्वार नहीं आता है। ठीक है, अब बात आती है लघु ज्वार की। तो ये आपका लघु ज्वार का चित्र देखने को मिल रहा है कि ऐसी स्थिति में लघु ज्वार आता है। ठीक है, जब सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा के समकोण की स्थिति में होता है तब आपको लघु ज्वार देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा के बारे में ऋग्वेद के 10वें मंडल के
पुरुष सूक्त में उल्लेख किया गया है। ज्योतिष में चंद्रमा मन का कारक बोला गया है। और याद रखिएगा कि ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में जो उल्लेख है वो इस मंत्र के द्वारा किया गया है। ठीक है, हालांकि इतना महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिएगा कि चंद्रमा का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है उल्लेखित इसके बारे में किया गया है। अब यहाँ पे चंद्रमा के बारे में कुछ अन्य जानकारियां हैं, जैसे चंद्रमा के सिकुड़ने का कारण क्या है। चंद्रमा के सिकुड़ने का कारण है आंतरिक भाग में ताप की कमी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की स्थापना कब की गई? वर्ष 1919 में की गई। नासा द्वारा लूनर रिकॉग्नाइजेशन ऑर्बिटर नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया 2009 में, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सुरक्षित उतरने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? लूना 9 नामक ये अंतरिक्ष मिशन था। और लूना 9 जो मिशन था ये किसका था? ये रूस का था, तत्कालीन सोवियत संघ का था, यूएसएसआर का था। और चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाला पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन था? तो आप जानते हैं अपोलो 8 मिशन था, जो कि आप काफ़ी पढ़े होंगे, नासा का यह मिशन था। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। भारत के चंद्रयान मिशन की बात करें अब हम, तो भारत के चंद्रयान मिशन के बारे में कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात, भारत के बारे में यदि हम बात करें चंद्रयान मिशन के बारे में, तो आपको देखने को मिलता है भारत 22 अक्टूबर 2008 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C11 द्वारा प्रक्षेपित चंद्रयान फर्स्ट जो है प्रक्षेपित किया गया था। इसी के साथ साथ आपको पता होगा कि 22 जुलाई 2019 को इसी केंद्र के द्वितीय लॉन्च पैड से GSLV M3 आप जानते हैं, इसके द्वारा चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया था। चंद्रयान फर्स्ट में यदि हम बात करें तो चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी की जानकारी हमें चंद्रयान फर्स्ट से मिली थी। चंद्रयान 2 का लक्ष्य क्या था? चंद्रयान 2 का लक्ष्य था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर अनुसंधान संचालित करना, जो सफल नहीं हो पाया। फिर चंद्रयान 2 में यदि हम बात करें मिशन में शामिल क्या क्या था? एक ऑर्बिटर शामिल था और एक रोवर शामिल था। इन दोनों का नाम महत्वपूर्ण है। वैसे अब आज की तिथि में ये प्रासंगिक नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आगे के जो हमारे मिशन है ना इसरो के, वो पूछे जा सकते हैं। अब बात आती है धूमकेतु या पुच्छल तारा क्या होता है। सबसे पहली बात, इसकी संरचना क्या होती है? आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के ये पिंड होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद धूमकेतु में सामान्यतः 2 पुच्छ देखने को मिलते हैं, धूल कणों से युक्त होते हैं। ठीक है, हेल बॉब क्या होता है? एक पुच्छल तारा जो 23 जुलाई 1995 को बृहस्पति की कक्षा के बाहर चमकना शुरू किया, उसको बोलते थे हेल बॉब। फिर इसके बाद बात आता है सुमेकर लेबी 9 धूमकेतु की, जो 1994 के मध्य बृहस्पति ग्रह से टकराया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो विशेष रूप से जो आपको ग्रहों के बारे में बताया गया, प्रत्येक ग्रह के बारे में वो जानकारी आपको होनी चाहिए, किसके कितने उपग्रह हैं, किसका क्या विशेषता है, कौन कितने दिनों में सूर्य का चक्कर लगाता है। इतनी जानकारी यदि आपको है तो निश्चित रूप से यहाँ से कोई भी प्रश्न सही कर ले जाएंगे, त्रुटियां नहीं होंगी। अब ये क्षुद्र ग्रह आपको बात हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि मंगल और बृहस्पति की पेट बीच में जो है आपको क्षुद्र ग्रह पेटी देखने को मिलती है, तो वो आपने पहले से देख रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है शून्य अक्ष अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा एवं शून्य अंश देशांतर रेखा, जिसको प्रधान माध्यान्ह रेखा बोलते हैं, एक दूसरे से आपस में कहाँ मिलती हैं? तो याद रखिएगा ये एक दूसरे से आपस में गिनी की खाड़ी में मिलती हैं, जो अफ्रीका के पश्चिमी भाग पर स्थित है। ये पूछा जाता है, पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद विषुवत रेखा पर 2 अक्षांशों के बीच की औसत दूरी क्या होती है? विषुवत रेखा पर 2 अक्षांशों के बीच की औसत दूरी 111 किलोमीटर होती है। पृथ्वी को 2 समान परिधियों वाले गोलार्धों में विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं बृहद्वृत्त रेखा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब पृथ्वी से संबंधित कुछ अन्य तथ्य हैं जो हमें देख लेना चाहिए। अक्षांश रेखाओं की बात हो रही है, चलिए अक्षांश रेखाओं की बात हो रही है। अक्षांश रेखाओं से चर्चा, देशांतर रेखाओं की बात,
इसके जो चर्चा है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज विशेष रूप से सौरमंडल के ग्रहों के बारे में हमने देखा है और विभिन्न ग्रहों के उपग्रहों के बारे में हमने समझा है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सभी को एक बार वीडियो देख के जो फैक्ट हैं, 2 से 3 फैक्ट निकल कर आ रहे हैं प्रत्येक के बारे में, तो मात्र उतना नोट करिएगा, उतने से आपकी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न बनेगा और चीज़ें हो जाएंगी। ज़्यादा कहानी याद करने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स बनाना है तो नोट्स का मतलब होता है कि कम से कम चीज़ें हैं और उसको मैक्सिमाइज आप कर सकें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।